हेलो एवरीवन। और आज जो हम यहाँ पे टॉपिक लेकर के आए हैं उसमें हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा हमारा ईपीएफओ का लेक्चर्स जो है वो इस चैनल पे आपको रेगुलरली मिल रहा होगा, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था। तो इस वजह से यूपीएससी का फॉर्म आउट हो चुका था, फॉर्म भरा जा चुका है। अभी ऑफिशियली एग्जाम डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मोस्टली एग्जाम जुलाई टू अगस्त के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। दोनों ही एग्जाम्स के लिए अलग डेट्स ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, बट इन बिटवीन आपका प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए तैयारी का। और इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पीवाईक्यू सेशन भी कंडक्ट किया है आप सबके बेनिफिट के लिए ही, ताकि आप इन क्वेश्चंस को देखो कि 2015 का जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस तरीके से सवाल आए, और साथ साथ में 2020 में जो रिसेंट में एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर हुआ उसमें किस तरीके से सवाल आए। दोनों का लेवल अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों ही क्वेश्चंस को कंबाइन करने की कोशिश किए हैं। ज्यादातर हम क्वेश्चंस एपीएफसी का उठाए हैं, लेकिन ईओ के क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे रखा है ताकि आप दोनों की तैयारी को लेकर के चलें। पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो अगर हम एक अच्छे लेवल पे जाकर के करेंगे तो बेसिकली आप देखोगे कि हमको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो मोर देन 60% का था, तो आप यहाँ पे हम 30 क्वेश्चंस लाए हैं। आप अपना भी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी आपकी तैयारी जोरों शोरों से चलनी चाहिए, और अगर कम है तो डेफिनेटली हम आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन देंगे। बट आप इस पूरे के पूरे वीडियो में सिंसियरली एक पेन एंड पेपर नोट डाउन करके बैठिएगा और 1 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद में सारे आंसर्स को चेक करिएगा आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है, ठीक है। गलत क्यों हो रहा है उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन सवालों को हल करते हैं और इसके बाद में देखते हैं कि आप इससे क्या सीख सकते हो, ताकि आपकी आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए। आप अगर यहां से जब पढ़ना चाहते हो तो कैसा पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि स्टिल हमारे पास 3 से 4 महीने हैं, तो हम उसका कैसा लाभ उठा सकते हैं, क्या हम उसमें और ज्यादा अपना बेहतर करें कि हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। तो अपने कोर कॉन्सेप्ट पे काम करना है ताकि वो क्वेश्चंस गलत ना हो। और बाकी करंट अफेयर्स और बाकी सेशंस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और डेली बेसिस पे जो वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उससे बेसिकली आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। चलिए, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे, और आज हम यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएफओ का जो ईओ और एपीएफसी उनका प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे, दैट टू डिटेल में सारे ऑप्शंस को समझेंगे कि कोई सही है तो क्यों है और कोई गलत है तो क्यों है। कहीं अगर टिप्स एंड ट्रिक्स भी लगेगा तो भी कोशिश करेंगे कि उन चीजों को भी आप तक पहुंचा सके। बस आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि इस इनिशिएटिव को हम और ज्यादा एक्सपैंड कर सके और अलग अलग तरीके से हम ऐसे सेशंस कंडक्ट कर सके जहां आप स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। तो कोशिश करिएगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को पसंद कर अगर आपको आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके भी अपना स्कोर को आप जरूर बताइएगा। नॉनदलेस कुछ भी स्कोर हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली हमें ऑनेस्टली कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को रखना है और अपने ड्रॉबैक्स को एक्सेप्ट करना है, अपने फ्लॉज को, और उस पर काम करना है, ठीक है। तो बगैर मतलब वो कहते हैं ना कि फ्लॉज के तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो अगर हमारे अंदर वो कमियां हैं उन कमियां को देखना है और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना है, ठीक है। चलिए, नॉनदलेस कुछ भी स्कोर हो, ऑल द बेस्ट, और सिंसियरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे और क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। हम 2-4 सेकंड का पॉज लेंगे, बाकी आप लोग को ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसके बाद में वापस से आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन एंड आपके स्क्रीन पे, ठीक है। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा कि व्हाट इज द chronological sequence of the following events। यहाँ पे कई सारे इवेंट्स दिए गए हैं 5 ऑप्शंस में, ठीक है। ये बेसिकली हिस्ट्री का एक सवाल है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एपीएफसी 2015 का जो पेपर हुआ था यूपीएससी के द्वारा, उसका ये सवाल हमने उठाया है, जो कि स्टैटिक हिस्ट्री है। आप आराम से इसको स्पेक्ट्रम जैसी किताब पढ़ करके कर सकते हो, और हमारे चैनल से जो वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे उनसे भी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि इवेंट्स की बात कर रहा है। अब ऐसे में आप ऑप्शंस को भी एक बार नजर घुमा के देख लो कि करेक्ट आंसर जो है वो पूछा गया है, और आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो कि आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ चुका होगा। नाउ चलिए, अब आप क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर और वर्ल्ड वॉर 1। तो ऑप्शन में जाने से पहले थोड़ा टाइम पीरियड आपको हम दिखाते हैं। जो करेक्ट आंसर है वैसे यहाँ पे वो करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। 1, 3, 5, 2 एंड 4। 1, 3, 5
1, 3, 5, 2 एंड 4। ठीक है, लास्ट में फर्स्ट गल्फ वॉर होता है और सबसे पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसके अलावा आप मतलब बाकी चीजों को भी हम अभी देखते चलेंगे। वैसे यहाँ पे जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है इसका टाइम ड्यूरेशन 1526 में आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसको बाबर बहुत आसानी से जीत जाते हैं और लोदी वंश को खत्म कर देते हैं और मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो पानीपत यानी कि भारत के तरफ में वो इस बार आ चुके होते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट इज वियतनाम वॉर। तो आप वियतनाम वॉर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि 1955 से 75 तक ये बेसिकली चला था, जहां पे प्राइमरीली यूएसए और उस वक्त का यूएसएसआर, क्योंकि डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तो रशिया नहीं बना था और चाइना भी इन्वॉल्व था और यूएसए का यहाँ पे मैसिव लेवल पे हार हुआ था। ठीक है, इसको लेकर के भी हम कभी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए वर्ल्ड अफेयर्स में। बट वियतनाम वॉर का ये टाइम पीरियड है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप देखोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तकरीबन ये टाइम ड्यूरेशन है 1789 से 1799 जो है वो आपको टाइम पीरियड फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जहां से हमारे प्रियम्बल में आप देखोगे तो जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जहां से आप सॉवरेनिटी वगैरह और ये सारी जो चीजें हैं वो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही देखने को मिल जाएगा। और फिर आता है फर्स्ट गल्फ वॉर, तो ये 1991। और लास्ट में आपका जो वर्ल्ड वॉर 1, तो ये हमको पता है 1914 से 1918 तक का टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शंस मिला था, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी कि सबसे पहला जाएगा। यूपीएससी में चलिए एलिमिनेशन कैसे लगता है आपको ये दिखाते हैं। अब हमको ये मालूम है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले होगा। चलिए, हमको आंसर नहीं मालूम है, हमको आंसर नहीं मालूम है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई और तरीका क्या, क्योंकि इतना सारा तो याद कर पाना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन एलिमिनेशन से समझेंगे कि कैसे पहुंच सकते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी कि सबसे पहला वही होगा, ये तो पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो पता है कि 1526 बाबर और लोदी। तो 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहला क्या, इसको हम निकाल देते हैं और इस ऑप्शन को भी हम निकाल देते हैं। अब 50-50 का रेशियो है, मतलब अगर सही हुआ तो 2.5 मार्क्स और गलत हुआ तो लगभग 0.84 के आसपास डिडक्ट होगा। तो जब 50-50 का आप आ जाते हो आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, 50-50 चांसेस है, आपको रिस्क लेना चाहिए। अब यहाँ पे 1 तो पहले होगा। ठीक है, अभी हमने देख लिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके अलावा बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे अब जो आ रहा है वो आ रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो 1, 3 और फिर यहाँ पे जो हमने देखा था कि बेसिकली आप देखोगे 5 और फिर 2 और फिर 4, उसी के अकॉर्डिंग है, आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। 1, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 5, फिर इसके बाद में 2 और फिर इसके बाद में 4, और वही हमारा आंसर भी आ रहा है 1, 3, 5, 2 एंड 4। लेकिन मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं पता है, एक्सट्रीम केसेस में जब आप 50-50 पे भी पहुंच गए हैं, तो आप ये जो मेरा अपना ओपिनियन है कि आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ये लास्ट रिजॉर्ट में आप रखिएगा कि जब आपको अटेम्प्ट करना ही पड़े और आपके पास में वो ऑप्शन नहीं बचता है कि मतलब अब नॉलेज आप लगा लिए, आप सब कुछ लगा लिए एलिमिनेशन, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप देखिएगा इन चारों ऑप्शंस में तो 1-1 कॉमन है। ठीक है, आपने एलिमिनेशन से ये दोनों तो निकाल दिया है। अब इसके अलावा आप देखोगे तो 3 जो है वो दोनों में है, 3 पहले आ रहा है, इसलिए 1 के बाद में 3 आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। 5 तो यहाँ पे भी और 5 तो यहाँ पे भी है, मतलब 5 तो उसके बाद आएगा ही, और उसके बाद तो वो जैसे दिया है 2 और 4, तो उस तरीके से आप चल सकते हो। मतलब ये आप तब लगाइएगा जब आपके पास में सब कुछ आपने लगा लिया है और उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, कमेंट में आप ये मत बताने लग जाइएगा कि हाँ मतलब ये तरीका हम इसी से साथ चलेंगे, नहीं, ये गलत होगा। आप नॉलेज को पहले लगाइए, सारी चीजों को लगाने के बाद में जब आपको तब भी आंसर ना मिले तो आपने एलिमिनेशन से 2 तो निकाल दिया है। 50-50 का आप 50-50 में नॉलेज काम करता है आप लगाइए, फिर भी आपको नॉलेज नहीं काम करता तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले दिया है। जैसे 1 तो दोनों में कॉमन है, फिर इसके बाद हमने देखा कि 3 है और 3 पहले है, इसलिए हम 1, 3 जो कि हमारा करेक्ट आंसर भी है 1, 3, 5, 2 एंड 4। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, ऐसे ही बाकी के लिए क्वेश्चंस में आप वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा और आपका क्या स्कोर रहा है वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा। वैसे ये क्वेश्चन हम डिफिकल्ट कैटेगरी में जरूर डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेपर एनालिसिस नहीं होगा, यहाँ पे हम स्टैटिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, आप पहले इसको पढ़ लीजिए फिर हम इस पे आते हैं।
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपने दूसरा सवाल पढ़ लिया होगा और इसके बाद में अब सीधा सवाल पे जंप करते हैं कि किस तरीके से एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है जिसको आरबीआई हेड करता है, ठीक है, इसका काम इन्फ्लेशन टारगेटिंग का होता है। तो जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को और लेवल ऑफ इनकम को। तो ये पूछना ये चाहता है कि मान लीजिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके से लेकर चलता है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पैसा होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा है, उसको अपने पास खींचा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशनरी अगर है तो वो किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और लेवल ऑफ इनकम पे प्रभाव डालेगा, ये हमको समझना है। अब ये कब हो सकता है आपके हिसाब से? जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा तो ये कब हो सकता है? आप जब लोन लेने आप कब जा सकते हो? आप अगर एकदम कुछ हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि हम लोन लेने तो भैया तभी जाएंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, और तब जब आप लोन ले लोगे आपके पास में पैसा भी आ जाएगा। दोनों चीजें, आपने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाया और आपके हाथ में अब पैसा भी है, यानी कि लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेजेस द लेवल ऑफ इनकम। तो बाकी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ए होगा। जिनका सही है उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा इकोनॉमी लेकर के चल रहे हैं, और जिनका नहीं सही है उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अब समझ आ जाएगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो ये तय करती है कि हम अपने रेपो रेट्स वगैरह जो है उसको हम कम करेंगे, और इस वजह से लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट के तरफ में ध्यान लगाएं, ताकि देश में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शनरी होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि रेपो रेट बढ़ाते हैं। जैसे करेंटली क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अंडर कंट्रोल में नहीं चल पा रहा है वो, तो इस वजह से वो लगातार इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए रेपो रेट्स को बढ़ा रहे हैं। रेपो रेट्स मतलब वही जिसपे एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई आरबीआई से यानी कि सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है बगैर किसी कोलेटरल को रखे हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली आप मान सकते हो कि यहाँ पे रेपो रेट वगैरह यही है, और रिवर्स इसका उल्टा। रिवर्स में मतलब इस बार आरबीआई से एसबीआई जो है, मतलब हमेशा लेते हैं लेकिन इस बार एसबीआई से आरबीआई जो है वो लेगी। ऐसा भी होता है जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा होता है तो फिर सेंट्रल बैंक उनसे वो पैसा खींच लेती है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू रेपो रेट, ठीक है। तो जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाना चाहिए, और इस वजह से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे तभी लोग पैसा लेंगे, और इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और जिससे पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। कॉन्ट्रैक्शनरी होगा तो पैसा खींचेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। आई होप आपको दोनों जो टर्म है वो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, आप दो क्वेश्चंस आपने देख लिया, यहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं लगता, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। एक बार आपने समझ लिया एक्सपेंशनरी, हाँ थोड़ा सा आप इन बिटवीन द लाइंस को आप सिंसियरली पढ़ो, क्या बोल रहा है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम किस तरीके से कर सकता है, और खुद को रखो आप। इकोनॉमी का मतलब है कि आप अपने आप को उस पिक्चर में रख करके देखो कि अगर आप रहोगे और आप एक्सपेंशनरी, मतलब चलो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब तो नहीं पता, मान लीजिए हम ये भी अज्यूम कर ले रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशनरी कब होगा? जब हमारा अपना बेनिफिट होगा तभी होगा ना। तो लेवल ऑफ इनकम कब हम अपना लेवल ऑफ इनकम बढ़ाएंगे? जब हमको किसी को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हमको उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा तो हम क्यों लेंगे उस समय, ठीक है। चलिए, इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बस जुड़े रहिए, और उम्मीद करते हैं आपको नया भी सीखने को मिल रहा है। रीजन बीइंग आई सेड कि आप इन वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनको बेनिफिट हो सके हमारे इस एफर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फुटप्रिंट, और आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम आंसर पे आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन दिखाते हैं। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे बोल रहा है रीजन विच इज रीच इन कोल माइंस। अच्छा, अगर कोई रीजन कोल माइंस में बहुत रीच है तो क्या वो कार्बन फुटप्रिंट करेगा? आप बताइए कि क्या उसका कार्बन फुटप्रिंट होगा? जाहिर सी बात है गलत ना, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो नहीं होगा। सॉरी। इसके अलावा आप ऑप्शन नंबर सी देखो। सॉरी, आप ऑप्शन नंबर सी देखो, यूज ऑफ कार्बन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
कार्बन का इस्तेमाल करना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, क्यों, बाकी सेक्टर्स में क्यों नहीं, और क्यों सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में और कार्बन का ही यूज क्यों? तो कार्बन फुटप्रिंट ऑप्शन ये दो तो नहीं हो सकता है। फुटप्रिंट का मतलब है कि कार्बन जो है वो बढ़ना। फुटप्रिंट हम कब, मतलब किसी भी चीज का छाप कब पड़ता है? जब उसका एक इंपैक्ट पड़ जाए, ठीक है, और वो फिर वो फर्दर एक्सपैंड करे। अब ऑप्शन बी आप पढ़िए, अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ कंट्री। अभी हमने क्या बोला? फुटप्रिंट। आप अगर मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और आप 2 महीने हार्डकोर प्रिपरेशन के बाद में आपका इंपैक्ट जो है वो बढ़िया होता जाता है और आपका जो इन्फ्लुएंस है वो भी अच्छा हो रहा है, अब आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप मॉक्स में भी अच्छा स्कोर कर रहे हो, हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स में भी आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी आप बढ़िया स्कोर कर रहे हो, तो आपका फुटप्रिंट बढ़ रहा है ना जी। और अगर आपका फुटप्रिंट बढ़ रहा है तो फिर आपका रिडक्शन कैसे हो जाएगा? ग्रोथ हो रहा है। तो जब ग्रोथ हो रहा है तो यहां ऑप्शन डी क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है जो वो बढ़ के आ रहा है, वो अमाउंट को हम कार्बन फुटप्रिंट के साथ में जोड़ करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा कार्बन फुटप्रिंट। एक्चुअली उस साल क्वेश्चन ये क्यों पूछा गया था, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह के वजह से भी, तो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चंस को समझिए, इन बिटवीन द लाइंस को समझिए और उसके बाद अटेम्प्ट करिए। पेपर आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस आपको हैंडल करना, तो बेशक वो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिस करना होगा अभी से, लेकिन आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे, ऑप्शंस को आप देखोगे, आप एलिमिनेशन से सही आंसर तक पहुंच सकते हो। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब आपको हम बता दिए कि डे टू डे एक्टिविटी से जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसी को हम कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप पेन एंड पेपर लेकर के अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो एफर्ट दे रहे हैं उस एफर्ट का हम चाहते हैं आप भी उसका, क्योंकि जॉब आपको लेना है तो डबल एफर्ट देना होगा, और डबल एफर्ट जो देगा वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, तो भरते तो सब हैं लेकिन होता चुनिंदा लोगों का है, तो आपको उस चुनिंदा लोगों में से रहना है। और आप अगर इस चैनल पे हो तो आप उस चुनिंदा में हो, ये गारंटी हम दे रहे हैं। बस आप सिंसियरली इस चैनल से जुड़े रहिए और लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, और इस जो 30 क्वेश्चंस हैं इससे आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे। और आपका अगर डिमांड रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे, तो हम फर्दर ऐसे भी वीडियोस आप तक लेकर के और ज्यादा आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको अटेम्प्ट करिए। ओके डन। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपीडियसली फीसिबल इन, वो बोल रहा है कि भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति, तो ये हम कब एक्सपैंड इसको कर सकते हैं और ये कहां किन जोन्स में हो सकता है? कौन से ऐसे जोन्स होंगे जहां ग्रीन रिवॉल्यूशन किया जा सकेगा? अब बेसिकली आप अगर देखोगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बात किसकी करता है, आपको आप थोड़ा सा भी मतलब जाकर के जब आप रिलेट करेंगे इकोनॉमी को, तो हमारा इंडियन इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद में आप देखोगे तो हमारे यहाँ बंगाल फेमाइन पहले ही आ चुका था और बहुत ज्यादा पॉवर्टी, मैल नरिशमेंट, हंगर, स्टार्वेशन, ये सारी चीजें थी। तो इस वजह से जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे और फॉर्मर इंदिरा गांधी जी, पीएम दोनों ही, तो ये लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को चालू किया 1970s के लेट में। और इसके बाद में फिर वहां से हमारे यहाँ देशों में भुखमरी बहुत ज्यादा थी, तो हमारे यहाँ राइस और व्हीट उतना ज्यादा होता नहीं था, तो हम इंपोर्ट करते थे इवन यूएस वगैरह की कंट्री से। तो इस वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को जोड़ा जा सके। दरअसल एक बार इंदिरा गांधी जो है वो यूएस से जाती हैं और उसके बाद में जब वो यूएसए में जाकर के व्हीट के लिए मांग करती हैं कि हमारे देशवासी जो है वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा मदद करिए, तो उनको बड़ा लताड़ा जाता है और बेइज्जती करके उनको हटाया जाता है कि ठीक है इनको दे दो। और उस चीज को उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा सबक ले लिया कि उसके बाद से कसम खा लिया कि कभी भी इस चीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा और भारत एक इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनेगा, और आज हम हैं। तो आपको भी वो संकल्प लेना होगा कि बिल्कुल आज से और अभी से जो पढ़ाई चालू कर देनी है वो बहुत अच्छे लेवल पे कर देनी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है भारत में वो किन एरियाज में हो सकता है? जाहिर सी बात है इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो एश्योर्ड इरिगेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दिया जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन तभी हो सकता है, वैसे ही हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो हाई हो मॉडरेट हो क्या फर्क पड़ता है? रेनफॉल हमारे हाथ में है क्या? रेनफॉल हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो अपने आप में एक कंडक्शन कन्वेक्शन जो है, जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, और प्रेसिपिटेशन जिस हिसाब से होता है ऑलरेडी हमारे यहाँ
जो एफोरेस्टेशन है वो कम हो चुका है, पेड़ पौधे नहीं है, तो रेनफॉल तो वैसे भी फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं बहुत ज्यादा तो फ्लड, कहीं बहुत कम तो ड्रॉट, तो वो तो हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। फिर हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, अब अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ही ज्यादा होगा तो उनको रहने के लिए लैंड भी तो ज्यादा चाहिए, और अगर उनको लैंड ज्यादा चाहिए तो फिर हम खेती कहां से करेंगे। तो इस वजह से एश्योर्ड इरिगेशन, क्योंकि पानी की ज्यादा से ज्यादा सुविधा होनी चाहिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक्चुअली फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। और वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो नॉर्मन बोरलॉग, आप इसको भी लिख सकते हैं, नॉर्मन बोरलॉग जो है उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान से लाया गया था। ये भी सवाल आता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को कौन से 5 ईयर प्लान से इंट्रोड्यूस करा गया था, तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान से इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हो और ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं। 5वां सवाल, और करेक्ट सीक्वेंस पूछा है उनकी ट्रिब्यूटरीज का, गंगा का वेस्ट टू ईस्ट। सवाल सॉल्व करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगेन ये सारे क्वेश्चंस अभी तक एपीएफसी के ही हैं। तो ये बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा का जो ओरिजिन है वहां से जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट, मान लीजिए हम इसको अगर बनाए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और गंगा अगर यहां से निकल रही है कहीं, ठीक है, उत्तराखंड के, तो यहां से जब वो निकल रही है तो जब ये फ्लो हो रही है तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इन क्रोनोलॉजी में रिवर्स को आपको लगाना है। तो इन क्रोनोलॉजी में जब आप रिवर्स को लगाएंगे तो गंगा हमने देख लिया कि गंगोत्री बेसिकली वहां से इसका ओरिजिन होता है, और इसके बाद में फिर ये जब अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग पे मिलते हैं तो गंगा बन जाता है, ठीक है, वहां से इसका फ्लो चालू होता है। नाउ गंगा तो ठीक है, लेकिन यमुना तो उससे भी आप देखोगे तो दिल्ली वगैरह वाले रीजन से, एक्चुअली उत्तराखंड से उसका भी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड के, तो वो तो वहीं से निकल जाता है। तो सबसे पहले तो गंगा आ जाएगा, सॉरी यमुना आ जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो घाघरा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि घाघरा जो आप देखोगे बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएगा कि घाघरा वगैरह जो है वो, घग्घर एक अलग रिवर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, घग्घर करके भी एक है जो कि आपको राजस्थान और हरियाणा वाले रीजन में मिल जाएगा, तो वो एक अलग है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन घाघरा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये छपरा जिला है बिहार का, उधर आपको देखने को मिल जाएगा कि घाघरा वहां जोड़ती है एक्चुअली यमुना से, मतलब बाद आप मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी में आप देखोगे तो इवन बनारस के पास में, वाराणसी के पास में आपको गोमती रिवर भी मिल जाएगी। तो वैसे आप उसको अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि बेसिकली आपको गोमती भी मिल जाएगा जो कि आपको वाराणसी सिटी पे मिल जाएगा। तो यमुना हमने देख लिया, और यहाँ पे गोमती ऑप्शन में कहीं है नहीं तो गोमती रहेगा नहीं। फिर इसके बाद में घाघरा है जो कि बिहार के छपरा में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में फिर आप देखोगे तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो सोन रिवर मिलता है, ठीक है। सोन एक्चुअली ये जो रिवर्स हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जब ऊपर से कोई रिवर आ रहा है तो वो राइट बैंक, और जो नीचे से जा रहा है वो लेफ्ट बैंक। इसको पकड़ने का तरीका क्या होता है, गंगा अगर इस दिशा में फ्लो हो रही है आप उसी दिशा में खड़े हो जाइए, और उसके हिसाब से फिर आप उसको स्ट्रेट, अगर आप देख रहे हो, अब आप अपना ऊपर का हाथ और नीचे का हाथ ऐसे अगर आप करके देखोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि ये जो रहेगा इस तरफ वाला तो वो राइट और इस तरफ वाला लेफ्ट, इसीलिए जो आपका ये ऊपर का पार्ट है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और जो नीचे का पार्ट है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यमुना हमने देख लिया, फिर घाघरा हमने देख लिया, और फिर सोन हमने देख लिया। सोन बेसिकली अमरकंटक प्लेटू जो है मध्य प्रदेश का, वहां से राइज होता है, लेकिन ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये यहां से ज्वाइन होती है। फिर आपको गंडक देखने को मिल जाएगा, और लास्ट आपको कोसी भी देखने को मिल जाएगा जिसको हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। तो आपको कोसी जो है उसका ओरिजिन कुर्सेला करके है, कटिहार जिला, वहां से आपको देखने को मिलेगा, और जो गंडक वगैरह है वो आपको सोनपुर करके है एक जिला बिहार का, तो उधर आपको जहां बहुत बड़ा एक एनिमल फेयर भी लगता है जानवरों का, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, ठीक है। माना कि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, आपको छोड़ के नहीं जाना है, आसान सवाल भी आते हैं, ठीक है, उनके लिए भी आपको वेट करना है और जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको हम आपको दिखाएंगे कि कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अभी तक का सबसे आसान ये क्वेश्चन है, आपको ये भी हम बता रहे हैं। वेल, उसके लिए बस आप जुड़े रहिए, और फिलहाल के लिए पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे ऑप्शंस भी अपना देख लो, ठीक है, आप ऑप्शंस के साथ में भी आप क्वेश्चंस को रिलेट कर लो कि क्या सही होगा। चलिए, तो पहला जो ऑप्शन है कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम
तो भारत का जो संविधान है बिल्कुल सुप्रीम है वो, तो ये तो करेक्ट होगा ही होगा, तो पहला करेक्ट है। अब एलिमिनेशन की तरफ में आए, क्या कोई निकल रहा है? बिल्कुल, जब भी बड़ा ऐसा स्टेटमेंट आए आपको एलिमिनेशन पहले ट्राई करना है, क्योंकि उससे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा सवाल को सही करने का। ठीक है, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा है कि देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। वो कह रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक जो डिमार्केशन ऑफ पावर्स है वो प्रॉपर है, जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब जब आप पढ़िएगा, अभी पॉलिटी के क्लासेस में वहां पे कवर कराएंगे, तो ये डीपीएसपी में कवर्ड है। आपको आर्टिकल जो है वो 51 में मिल जाएगा कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, पहला और दूसरा, तो यानी कि 1 और 2 कहां है, यानी कि आपका ये निकल जाता है अगेन एलिमिनेशन। जो जो करेक्ट हो तुरंत एलिमिनेशन पे आइए कि कौन सा निकल रहा है। अब इसके अलावा आपके पास में अगेन आप 50-50 में आ गए। ठीक है, अब 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 3 तो आपको अगर नहीं भी पता है तो भी 3 करेक्ट है, क्योंकि अब जो दोनों ऑप्शंस आपके पास बच रहे हैं उसमें 3 तो होगा ही, ये तो 100% है। तो 3 तो आप पढ़ो नहीं पढ़ो फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, लेकिन 3 करेक्ट है कि जो अमेंडमेंट्स है संविधान में उनको फॉलो करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर तो बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा ना भाई, मनमानी तो काम कर नहीं सकते हैं। और केशवानंद भारती ने तो उसको जजमेंट के तौर पे भी कह दिया था, यानी कि 1 2 3 आपका करेक्ट है। अब हमको 4 और 5 देखना है कि क्या वो करेक्ट है क्या, क्योंकि इस ऑप्शन तक तो हम पहुंच गए हैं। अब अगर 4 करेक्ट होगा तो ए सही हो जाता है, और अगर 4 करेक्ट नहीं होगा तो फिर हमारा आंसर डी निकल जाएगा। अब हम 4 पढ़ते हैं, द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर सॉवरीन। तो एक बात बताइए, अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स सॉवरीन होंगे, सॉवरीन मतलब कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो मतलब वो अपना मनमानी करेंगे, और अगर वो अपना मनमानी करेंगे तो क्या वो जनता के हित में ही सारी पॉलिसीज लाएंगे या अनहित में भी ला सकते हैं, क्योंकि फिर उनके ऊपर कोई चेक नहीं रहेगा ना, और अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर वो मनमानी में हो सकता है जनता को हार्म भी पहुंचाएं। तो इसलिए हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वो सॉवरीन नहीं है, बिकॉज जुडिशरी उसके ऊपर है। तो 4th अपने आप गलत हो जाता है, और इस वजह से आपका आंसर जो है वो 1 2 और 3 यानी कि डी करेक्ट हो जाता है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखोगे तो वैसे भी जो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया था वहां पे 4 और 5 आता ही था, तो उस लॉजिक से भी आप समझ सकते थे, लेकिन ठीक है आपको हम यहाँ पे नॉलेज भी दे रहे हैं। और 5वां ऑप्शन जो कह रहा है कि प्रियम्बल जो है संविधान का उसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये तो गलत है ना। प्रियम्बल जब आप पढ़ेंगे, अच्छा प्रियम्बल में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जस्टिस का बात किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो इधर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हम पढ़े तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अच्छा ये सारी बातें तो बड़ी पॉजिटिव हैं, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, और अगर हम इसको इन्वोक ही नहीं करेंगे तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स में इसका इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं ना, इसलिए 5th भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें और एक नेगेटिव वाइब आ जाए पढ़ने के बाद में कि नहीं यार ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है क्या, तो आप उसको गलत मानिएगा, क्योंकि वैसा जनरली आपको कैची स्टेटमेंट्स होता है जिसको अगर आपने एलिमिनेट कर दिया आप 2.5 मार्क्स सही ले जाओगे। तो इसलिए आपको यही चीज सीखना है, और इस ऐसे वीडियोस को हम ज्यादा से ज्यादा मतलब आप तक लेकर के आते रहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे जो तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो सीख सको। बेशक हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिमिटेड रखे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको नया सिखा रहे हैं और एक तरीका सिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आप अपना स्कोर भी बिल्कुल नोट डाउन करते रहिएगा पेन एंड पेपर के साथ में अपने नोटबुक्स में। 7th क्वेश्चन, और आप पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए ताकि हम बगैर किसी डिले के सीधा क्वेश्चन पे जंप करें। चलिए उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो ये कह रहा है कि जब गवर्नमेंट अपना ओनरशिप देता है किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, अगर उसको वो डाइल्यूट करे, मान लीजिए कोई पीएसयू है, जैसे आप सेल पकड़ लो, भेल पकड़ लो, गेल हो गया, ठीक है, तो ये अगर जो है ये आपका पीएसयूज हैं, ठीक है, उन पीएसयू को डाइल्यूट किया गया, जैसे अभी रिसेंटली एयर इंडिया को डाइल्यूट कर दिया गया, टाटा ने खरीद लिया। तो यही वो पूछ रहा है कि जब भी भारत सरकार ऐसा करेगी, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को वो डाइल्यूट करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा? तो आप देखोगे उसको बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। आप देखोगे उसको बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा है बेसिकली आपको पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में जाता हुआ दिखेगा। एक्चुअली ऑप्शंस ऐसा भी आता है कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया
या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, किसमें जाता है, तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। और ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अगर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो फिर इनमें से क्या होगा। ठीक है, ज्यादातर आपको लोकसभा के ही मेंबर्स दिखेंगे, लेकिन कुछ राज्यसभा के भी हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आई.के. गुजराल जी, इंदिरा गांधी जी, तो ये सब राज्यसभा के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। तो इसमें से क्या करेक्ट होगा, तो आप पॉज करके ऑप्शन अपना लगा सकते हैं, बाकी का हम फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं। चलिए, होप सो कि आपने आंसर लगा लिया होगा। तो पहला जो है वो कह रहा है कि ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द राज्यसभा। अब जहां तक है, आप यूपीएससी में ये मान के चल सकते हैं कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। अगर वो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो क्या वो सिर्फ राज्यसभा में ही स्टेटमेंट देंगे, जाहिर सी बात है गलत है, तो ए हमने निकाल दिया। फिर बी की बात कर लेते हैं, तो वो कह रहा है कि उनको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। वेल, ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तीसरा है कि ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा। अब अगर लोकसभा में बजट लाया जा रहा है तो उस पर वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। और चौथा कि he will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें वो अपने फेवर में वोट नहीं कर पाएंगे। और ये आपको जो है वो रिलेटेबल लग रहा होगा, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं मेंशन नहीं है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और इस वजह से अगर कोई प्रधानमंत्री जो सदस्य है राज्यसभा का, तो उसका लोकसभा में अगर वो मेंबर ही नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब प्रस्ताव आएगा तो वो अपने फेवर में वोट कैसे दे सकता है। और इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, बाकी के दोनों जो है वो भी गलत होते आपको मिल जाएंगे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं मेंशन नहीं है। आर्टिकल 75 सिर्फ इतना ही कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, या फिर बेसिकली आप लोकसभा को कह सकते हो। और इसके साथ साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अपोजिशन पार्टी जब लाती है तो उसको एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, और उस 50 मेंबर्स के सपोर्ट के बेसिस पे ही लाया जा सकता है। और इसके अलावा उसमें कोई रीजन बताने की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखोगे 9th नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आइटम्स जीएनपी में इंक्लूडेड है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, अब आप अपने ऑप्शंस को एक बार देख लो। ओके, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जो कंबाइंड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कवर होते हैं। और इसके अलावा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो ये आप ऑप्शंस को देखते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो हम इस्तेमाल करते हैं ये तो आएगा ही। दूसरा ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो दूसरा भी आएगा कि प्राइवेट डोमेस्टिक, अगर जैसे डोमेस्टिक एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अगर अंबानी कल को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जीएनपी का पार्ट होगा। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो जो भारत सरकार गुड्स एंड सर्विसेज देगी वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्चुअली नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इसमें इंक्लूडेड होता है। अगर ये जीडीपी की परिभाषा होती तो वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि जीडीपी में क्या है कि जीडीपी में बेसिकली आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर है, अपने देश के अंदर है, वो कवर होता है। लेकिन जीएनपी का एग्जांपल आपको हम बताते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर टाटा की कंपनी है और वो टाटा की कंपनी फॉरेन से जो पैसा बना के अगर वो रेंज रोवर बिक रहा है और वो पैसा जो वो कमा रहे हैं, तो वो पैसा अगर भारत में उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जीएनपी में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टाटा की जो कंपनी है वो बेस्ड भारत में है। लेकिन आप कल को बेसिकली मान के चलो आप आईफोन लेते हो, ठीक है, अब वो आईफोन हो सकता है मैन्युफैक्चर जो है वो या असेंबलिंग जो है वो इंडिया में हो रहा हो। जैसे कि अभी आपने डेली करंट अफेयर्स में देखा होगा तेलंगाना में फॉक्सकॉन जो है वो चालू करने वाला है प्लांट। तो लेकिन आपने आईफोन खरीदा है, वो एप्पल जो कंपनी है बेसिकली वो यूएस बेस्ड है, तो वो जीएनपी का पार्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, वो जीएनपी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रॉस नेशनल, मतलब नेशनल का मतलब ही यही है कि हमारे जैसे जो भारतीय लोग हैं जो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड होगा। और हमारे यहाँ से जो लोग फॉरेन में जाते हैं, जैसे भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है, तो वो जो पैसा विदेशों से कमा करके भारत वापस भेजते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। अगर वो विदेशी होते तो नहीं आता, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। जैसे कोई विदेशी अगर हमारे यहाँ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से आता है तो वो जीडीपी का पार्ट है, लेकिन अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ जो पैसा खर्च कर रहा है वो जीएनपी का पार्ट वो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और इसी का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, आप लोग पॉज करके आंसर लगा लीजिएगा, फटाफट थोड़ा करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक से समझ रहे हैं तो बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। बस वीडियो को आप लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बेसिक प्रेमाइस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान जो है उसका जो मूल प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, ज्यादातर हिस्सा कहां से है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बिकॉज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है, ऐसा नहीं है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है और यूएन चार्टर आपको देखने को मिलेगा। खैर यूएन चार्टर से संविधान में डायरेक्टली तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रिंसिपल्स हम लेते हैं, कुछ एक्ट वगैरह वो सब कवर हम करते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जब आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो पार्लियामेंट वगैरह, रिट्स वगैरह, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, तो ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। लेकिन मोटा मोटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाउंडिंग प्रिंसिपल उसका माना जाता है। तो ये बेसिक सवाल था जो कि हम डेफिनेटली आगे के अपकमिंग पॉलिटी लेक्चर्स में भी आपको कवर कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल करने में इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा और आप टफ, इजी, मॉडरेट सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। और अभी 10 सवाल हो चुके हैं, आप अपना स्कोर भाई जरूर चेक करिएगा और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ for whole or any part of India for implementing international treaties। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट के कंटेक्स्ट में या फिर अक्रॉस द इंडिया के कंटेक्स्ट में उसको कोई ट्रीटी इंप्लीमेंट करनी है जो कि इंटरनेशनल हो, तो वो कैसे कर सकता है? ठीक है, आप ऑप्शंस देख करके अपना अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नाउ द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इट्स डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि पार्लियामेंट बगैर राज्य सरकार से कंसल्ट किए हुए अगर उसको लगता है, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल के साथ उसको कुछ कंसल्ट करना पड़ेगा अगर वो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को सुधारना चाहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ हिस्सा स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा नहीं। इस वजह से डी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि करेक्ट होगा। पार्लियामेंट के पास में 5 जगहों पे पावर होता है, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है, साथ साथ में आप देखोगे तो ये विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी वहां पे भी उनको जरूरत नहीं है। इवन राज्यसभा अगर एक रिजोल्यूशन पास करता है स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 के, तो भी वो किसी स्टेट के लिए लॉ बना देंगे। और अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य ज्वाइंटली जाकर के पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे कि हमारे लिए एक आप लॉ बना दो, तो भी वो ये 5 कंडीशंस फुलफिल होते हैं। ये 11th क्वेश्चन था। और नेक्स्ट अब हम 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? आप आराम से पॉज करके ऑप्शंस को पढ़ लो और ये आपके सामने ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, पहला। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। क्या इवैल्यूएशन करने का काम है? इवैल्यूएशन करने का काम है क्या फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का? इसके अलावा तीसरा है इवॉल्व प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच फंड्स आर अलॉटेड अमंग स्टेट्स। तो ऐसा प्रिंसिपल बनाना कि राज्यों के बीच में फंड एलोकेशन आसानी से हो सके। और चौथा है 5 ईयर प्लान्स को डेवलप करना। अब 5 ईयर प्लान्स को तो डेवलप करने का यार हमने पुराना पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन का होता है। नीति आयोग जब से आया तब से 5 ईयर प्लान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो फिर 5 ईयर प्लान्स का फाइनेंस कमीशन से तो लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन तो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 5 ईयर प्लान्स तो नहीं आ रहे हैं और वो प्लानिंग कमीशन से था। तो जिसको ये पता है वो एलिमिनेशन से अगर हम 4 निकाल दें तो हमारा 50-50 का रेशियो अब आ जाता है, यानी कि या तो 1 and 3 होगा या तो 2 and 3 होगा। और आपको बेनिफिट क्या है कि 3 तो एनी हाउ करेक्ट होगा, ये आप समझ सकते हो कि 3 तो एनी हाउ करेक्ट होगा। अब आपको देखना है या तो 1 या तो 2। अब 2 बोल रहा था कि इवैल्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होता है? जहां 60-40 का रेशियो हो, सेंटर का 60% एलोकेशन और स्टेट का 40% का एलोकेशन। तो अगर वो सेंटर ज्यादा वेटेज दे रहा है तो इवैल्यूएशन करने का काम भी तो सेंटर कर सकता है ना। वो फाइनेंस कमीशन को क्यों अपॉइंट करेंगे? इसलिए जो दोनों 1 and 3 है, आप देखो दोनों मिलता जुलता है कि टैक्सेस को देखो भाई डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होगा और एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर जैसे 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% डिवॉल्व किया जाएगा। तो 100 में से अगर 41 पैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया
तो इस 41 को फर्दर स्टेट्स में कितने हिसाब से बांटना है, ये भी फाइनेंस कमीशन का ही काम होना चाहिए कि अलोकेशन स्टेट्स के बीच में किस तरीके से जाना चाहिए। अगर डायरेक्ट जा रहा है तो वो वर्टिकल, फिर इसके बाद में हॉराइजॉन्टल, तो ये चीजें 1 और 3 इस हिसाब से करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी 1 और 3 होगा। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ रहे हैं, और एक बार में अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को वापस से देखिएगा, और इस वीडियो में बस जो हमारा हार्डवर्क लगा है इससे आप एफर्ट दे सकते हैं। तो बस एक हेल्प आप ये करिएगा कि लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आएंगे तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपने कुछ सीखा है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ताकि हम फर्दर ऐसे कंटेंट आप तक ला सके। चलिए नेक्स्ट सवाल, 13th नंबर का क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है, आप पॉज जरूर कर लीजिएगा, एक बार आप पॉज करके देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट ये ऑप्शंस हैं। चलिए आईएमएफ की बात कर लेते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चंस ज्यादातर देख रहे हैं वो एपीएफसी का ही पेपर है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लेवल टफ लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी हम इसी लेवल पे आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और देते रहेंगे, और अगर आप जुड़ के रहेंगे तो डेफिनेटली आपका ईओ और एपीएफसी दोनों क्लियर होगा। वो आपका चॉइस होगा, आपको क्या सिलेक्ट करना है। बट आईएमएफ की बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द आईएमएफ। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है भारत फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का, ठीक है। चलिए करेक्ट हो सकता है बिल्कुल। दूसरा है कि भारत का जो कोटा है आईएमएफ में वो मोर देन 4% का है, तो क्या वो कोटा 4% का है, उससे ज्यादा है, वो देखेंगे। तीसरा है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है आईएमएफ के, मतलब एक्स ऑफिशियो रिप्रेजेंटेटिव है, एक्चुअली चेयरपर्सन तो नहीं, लेकिन आईएमएफ में किसी भी देश से एक्स ऑफिशियो रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और इसके अलावा आईएमएफ कंडक्ट करता है रेगुलर रिव्यू भारत के इकोनॉमिक स्टेटस का अंडर आर्टिकल 4, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, और आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, और आपको करेक्ट जो है वो बताना है, बराबर ये देखना है। ऑल्दो हम बार बार करेक्ट ही आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है। कई बार इनकरेक्ट आ जाता है और आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आसान क्वेश्चंस को भी सही करना है और टफ को भी सही करना है, इस लेवल पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन लगता है क्या? वेल फॉर दोस्त जो कि आप एकदम नए हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन यूपीएससी का जो पेपर होता है मैक्सिमम टाइम्स जो डेटा दिया जाता है, जैसे यहाँ 4% का डेटा था, तो ये जो 4% का डेटा है ये गलत है, और अगर आप 2 को निकाल देते हो, सिर्फ एलिमिनेशन से आपको दिखाते हैं कि अगर आपने 2 को निकाल दिया, आप सीधा का सीधा करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो बगैर किसी एफर्ट के ज्यादा, ठीक है। कितना आसान हो गया, इतना लंबा चौड़ा था, कुछ नहीं पता, भारत फाउंडिंग मेंबर है, चलो कोई बात नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर, आर्टिकल 4, कुछ नहीं जानना था, बस इतना पता था कि डेटा पार्ट मैक्सिमम टाइम्स गलत होता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, कई बार सही होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स डेटा गलत होता है, तो वहां पे हमने इस्तेमाल किया अपना कॉमन सेंस, लॉजिक, एलिमिनेशन, और करेक्ट आंसर पे हम पहुंच गए। वेल भारत बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का, और फाइनेंस मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो हैं, और एक्चुअली आर्टिकल 4 के तहत रेगुलर रिव्यू होता है। भारत का जो कोटा है वो लगभग 2.5 से 3% के आसपास का रेंज करता है, तो अभी भी हम 4% पे नहीं पहुंचे हैं, तो ये तो 2015 का क्वेश्चन था, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा 1, 3 और 4 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से है कि कितने वीक्स का वेजेस जो है वो देने की बात कही गई है मैटरनिटी पीरियड के लिए, और ये एक्ट याद रखिएगा 1961 का है। अभी आपने अगर सोशल सिक्योरिटी के दोनों लेक्चर्स देख लिए हैं जो मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि 2017 का अब आ चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो वहां 2017 मतलब उस पर सवाल आ सकता है, अगर इस पे आया है तो रेडी रहना है। चलिए अब आप करेक्ट आंसर को पहले टिक करिए। वेल द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 12 वीक्स। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, कोई भी माँ बनने वाली अगर महिला है, गर्भवती है, तो वो काम पे नहीं जाकर के भी उसको पेड लीव वेजेस मिलेगा। कितने वीक्स के लिए? 1961 के एक्ट से 12 वीक्स के लिए। अच्छा, जिन लोगों ने लेक्चर्स देखा है वो ये बताएंगे जरूर कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 2017 का है उसको गवर्नमेंट ने अपडेट कितने वीक्स का कर दिया, वो 12 से कितने वीक्स के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम देखते हैं कितने लोगों का कमेंट्स आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा सोशल सिक्योरिटी पे ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स लिया है और इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप उसको देखिएगा, आपको समझ आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपने अगर उन दोनों लेक्चर्स को देखा है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा जरूर, आपको उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और फर्दर भी उस पे लेक्चर्स आएगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, पॉलिटी बाय मी ओनली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसमें आप देखोगे पहला जो है वो इनकम टैक्स की बात कर रहा है। तो इनकम टैक्स तो गलत है ना यार, आप बताओ सोशल सिक्योरिटी इनकम टैक्स को कैसे कवर कर सकता है। इनकम टैक्स सारे लोग फाइल करते हैं, हमारे यहाँ आज भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो ज्यादा है, पार्ले जी खरीदने वाले ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रेंज रोवर। तो जाहिर सी बात है जो इनकम टैक्स है वो सबके सब तो नहीं देते हैं, जो प्रिविलेज्ड पर्संस हैं वही इनकम टैक्स देते हैं। तो इनकम टैक्स आप जब पे कर रहे हो तो वो इनकम टैक्स सोशल सिक्योरिटी का इनडायरेक्ट एक हो सकता है कि हाँ आपके पास में वो फंड है, आपने पैसा दिया सरकार को, सरकार इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को मनरेगा में या फिर आप कह सकते हो कि ये जो राशन कार्ड के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत वो जो मतलब राशन कार्ड बेनिफिशियरीज को फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है फूड ग्रेन्स, वो सब एक हो सकता है पार्ट, लेकिन इनकम टैक्स नहीं आएगा। और थर्ड ऑप्शन आप देखोगे तो जनरल सेल्स टैक्स भी गलत है यहाँ पे, क्योंकि जनरल सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स ज्यादातर क्या है कि कोई सामान बिकेगा उसके हिसाब से चलेगा, तो सोशल सिक्योरिटी ये तो नहीं प्रोवाइड कराते, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 और 3 को निकाल दिया एलिमिनेशन से तो आप देखोगे 1 और 3 इसमें है और बेसिकली 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो यहां से आपका जो है ज्यादातर जो करेक्ट आंसर है वो अपने आप निकल जाता है 2, 4, 5 एंड 6 बगैर पढ़े बाकी का। तो ईपीएफ आप उस लेक्चर को देखिएगा तो हमने डिस्कस किया है कि बिल्कुल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा एलआईसी, तो एलआईसी तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, कई सारे एलआईसी के आप देखोगे कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं एलआईसी के। नेशनल पेंशन स्कीम, तो नेशनल पेंशन स्कीम भी सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए कि एक मजदूर जब काम कर रहा है अपने जवान अवस्था में तो जब वो बुढ़ापा तक पहुंचे तो उसके पास में एक पेंशन हो। और लास्ट पोस्टल प्रोविडेंट फंड, तो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करके पीएफ वगैरह, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ज्यादा है बैंक दूर, तो अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर के वो पीएफ का बेनिफिशियरी बन सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 2, 4, 5 एंड 6 हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन अभी टफ लग रहे हो लेकिन आप लेक्चर्स को सिंसियरली फॉलो करिए, जुड़े रहिए चैनल से, एंड दैट्स माय प्रॉमिस कि बिफोर एग्जाम आपके पास में जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को धड़ल्ले से सॉल्व करने का होगा और सिलेक्शन लेने का होगा, दोनों ही पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेस्पेक्ट अटल पेंशन योजना के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं और आप इसको पॉज करके देख सकते हो। और नेक्स्ट, ये अगेन आपसे करेक्ट पूछा गया है और ये ऑप्शंस आपको दिया गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अटल पेंशन योजना से पहला जो है वो कह रहा है बेनिफिशियरी का एज ग्रुप कितना होना चाहिए, 18 to 40 इयर्स, मतलब जो लाभ लेने वाला है वो 18 से 40 साल के बीच का होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आप टिक लगा सकते हो कि सही है। दूसरा, बेनिफिशियरी को पेंशन मिलेगा जब वो 60 साल पूरा हो जाएगा तभी, यहाँ पे भी ओनली है, यहाँ पे भी ओनली है, लेकिन ये ओनली सही वाला ओनली है, इसीलिए आपको हम बोले कि मैक्सिमम केसेस में, सारे केसेस में नहीं। तो 60 इयर्स के बाद में पेंशन मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, उसके पहले पेंशन नहीं मिलेगा। फिर है कि आफ्टर द डेथ ऑफ अ बेनिफिशियरी, मान लीजिए जिसने अकाउंट खुलवाया था उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस को पेंशन मिलना चालू रहेगा, जारी रहेगा, ये करेक्ट है। अगर कोई मेल था तो उसके वाइफ को मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। और चौथा है कि नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी इज परमिटेड, तो बिल्कुल कोई भी नॉमिनी को आप नहीं जोड़ सकते हो, स्पाउस तक सीमित है लेकिन नॉमिनी को नहीं। हाँ, मान लीजिए कि जो पति था वो मृत्यु हो जाती है और स्पाउस उसका नहीं है, या फिर स्पाउस भी उसकी भी डेथ हो जाती है, तो वो जो पैसा जमा किया था प्रिंसिपल उसने, वो पैसा जो है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, बस इतना ही है, उसमें बेनिफिशियरी के तौर पे नॉमिनी ऐड नहीं हो जाएगा। तो चारों ऑप्शंस यहाँ के करेक्ट हैं और इस वजह से जो हमारा आंसर आता है वो डी आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। और जो अगेन आई एम सेइंग कि जो दोनों लेक्चर्स हैं वहां पे ये अटल पेंशन योजना बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उस लेक्चर को देखा होता तो जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा सिंसियरली उन्होंने इसको सही अटेम्प्ट किया होगा, और जो नहीं कर पाए हैं प्लीज जाकर के लेक्चर्स को देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए ही बनाया गया है और उसका लाभ आपको ही लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Which of the following were the main aspects of the Gandhi-Irwin Pact of 1931? तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ उसके जो मेन एस्पेक्ट्स थे उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली ऑप्शंस जो हैं आपके सामने करेक्ट आंसर का
तो 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ ये तो ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन लगेगा। 4 ऑप्शंस हैं लेकिन करेक्ट कोई 2 ही होगा, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट देखोगे तो पहला जो है वो कह रहा है सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आसपास यानी कि 1930-31, ठीक है। तो जब उस समय हुआ था उसी समय हमें पता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात चल रही थी या उसी समय हुआ था। तो उस वक्त जब हुआ था तो उन्होंने गांधी जी ने कहा कि चलो हम सस्पेंड कर देंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हम नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो पहला तो करेक्ट है, ये हम समझ गए, पहला सही है। दूसरा जो है वो कह रहा है टू टेक पार्ट इन द देन फोर्थकमिंग शिमला कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें नहीं पता है, ज्यादा इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और चौथा रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो अगेन हम अपने पहले ऑप्शंस पे आते हैं। अगर 1 करेक्ट है तो 1 कहां करेक्ट हो सकता है, या यहाँ, ठीक है। यानी कि 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गया आपका। एक्चुअली हम हर बार इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आप एलिमिनेशन एक बार अगर सीख लिया, 50-50 के रेशियो पे पहुंच गए, तो हाईयर चांसेस है कि चलो आपने 10 क्वेश्चन अगर किया, 10 में 5 भी सही होता है और 5 भी गलत होता है, हम वर्स्ट केस पकड़ के चलते हैं, तो भी आप 2.5 से 5 का गुणा करोगे तो 12.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर 5 गलत होता है तो 4 मार्क्स जाएंगे, यानी कि स्टिल आप 8-8.5 मार्क्स का गेन पे हो। तो ये आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपको एक एज देंगे जहां सिंगल मार्क भी बहुत वैल्यू रखेगा, आप 8-8.5 मार्क्स से ज्यादा आगे रहोगे। तो इसलिए आपको ये रिस्क तो लेना होगा और ये रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन से करेक्ट होगा। अब 1 तो करेक्ट है, या 3 या 4 यही करेक्ट होगा। तो जो 3 है बेसिकली कि पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज करने की बात हुई थी, लेकिन उनकी बात हुई थी जो कि बेसिकली जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, जो किसी क्राइम में संलिप्त थे। एक्चुअली बात यह था कि भगत सिंह जी को कहीं ना कहीं जो उन्होंने सुखदेव, राजगुरु जी, इन लोगों को जो गिरफ्तार कर रखा था उनको हम छुड़ाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ थे। तो इसीलिए 1 और 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्सेस वगैरह का जो बात है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय के दौरान एक्चुअली आपको टैक्सेस देखने को मिलेगा, वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सारे, एक्चुअली अगर ऑल लिखा होता रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग एवरीवन तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिलहाल रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही लिखा है। तो इसीलिए आपका 1 और 3 जो है, सॉरी 1 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू पर्सन्स फेस्ड विथ। सोशल सिक्योरिटी किसको किसको दिया जाएगा, ठीक है। और अगेन आपके सामने जो ऑप्शंस हैं आप इसको भी एक बार देख लीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट, आप किसको किसको दिया जाना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप वीडियोस को इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए बार बार बोलना पड़ रहा है। पहला सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, जिन्होंने पढ़ा है हमने कवर किया था, सिकनेस और डिसेबिलिटी के लिए सोशल सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। अनएम्प्लॉयमेंट अगेन है, क्रॉप फेलियर बिल्कुल है, और लॉस ऑफ द मैरिटल पार्टनर, इस चारों ही पॉइंट्स से सोशल सिक्योरिटी सबको मिलेगा। मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। तो ये आपको पता रखना पड़ेगा कि 18 का जो चारों है सोशल सिक्योरिटी कैश बेनिफिट्स की बात करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कैश बेनिफिट्स की बात करता है। इन लोगों को डायरेक्ट में कैश बेनिफिट्स मिलना चाहिए। क्वेश्चंस को इन बिटवीन बहुत ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा सही करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बगैर किसी देरी के, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लेक्चर्स के साथ इंटरैक्टिव हो और आप जुड़े हैं नोटबुक के साथ में, आप हर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं सिंसियरली, गलत है वो भी, सही है वो भी, लेकिन यहाँ से आप सीख करके जाइएगा, ये वादा है, प्रोडक्टिव सेशन रह रहा होगा आपके लिए। 19th जो है वो ESI एक्ट है 1948 का, उसकी बात कर रहा है। इस एक्ट को भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में, सेकंड लेक्चर में आप जाकर के देखिएगा। तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कौन कौन से फैक्टर्स को कवर करता है उसकी बात यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिलेगा जो कि करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आप एक बार ऑप्शंस को आराम से देख लीजिए पॉज करके, और उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से सही हैं, ठीक है। पहला जो है वो कह रहा है फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट्स जहां 10 या ज्यादा एम्प्लॉइज हों, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को और उनके परिवार वालों को। तीसरा, कैश बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए अगर सीकनेस हो, मैटरनिटी हो, अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया ना, तो ये तो होगा ही। और चौथा, मंथली पेमेंट्स इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, तो ये भी हमने देखा है कि ये भी आपका कवर होगा। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो चारों के चारों पॉइंट्स जो है वो कवर होते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 बेसिकली आप जब पढ़ रहे हो और आपको हम बताएं ना कि एक पॉजिटिविटी अगर आपको मिल रहा है, सरकार कोशिश करेगी कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले, तो वो आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग थे वो जरूरतमंद थे,
ठीक है, मतलब उस वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी जो भी बातें लिखी गई हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये सही होगा। और जब आपको एक पढ़ के पॉजिटिविटी लगे तो वो मैक्सिमम चांस है कि करेक्ट होगा, और एक नेगेटिविटी लगे तो गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और हम सवाल करते करते आ चुके हैं 20वें क्वेश्चन पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके ऊपर भी हमने वीडियो किया है, उन्हीं दोनों लेक्चर्स को आप देखिएगा तो जो देखे हैं अगेन उनके लिए क्वेश्चन आसान रहने वाला है। आप पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए और ये ऑप्शंस को, यानी कि यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगेगा, चारों ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। आप ऑप्शंस देखते ही ये समझ जाइएगा कि आपको थोड़ा एफर्ट लगाइएगा तो एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा, करेक्ट पूछा है। ठीक है, चलिए 20 नंबर पे आते हैं। तो पहला जो है एक्चुअली कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एडल्ट्स अबव द एज ग्रुप ऑफ 18 इयर्स। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब सारे एडल्ट्स को कवर करना ये अपने आप में एक नेगेटिव सा वाइब दे रहा है कि 18 से ऊपर के जो भी लोग हैं क्या वो सारे कवर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा डाउटफुल है। दूसरा है कि प्रीमियम जो है वो डिडक्ट होगा अकाउंट होल्डर्स के बैंक अकाउंट से, और ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी, ये तो करेक्ट हो सकता है कि चलो आपने इंश्योर करा लिया है तो अब ऑटोमेटिकली वो पैसा कट जाएगा। ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस वर्थ जो है वो डिसाइड किया जाएगा अकाउंट होल्डर के द्वारा, और उनको एनुअल प्रीमियम उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये सही है कि उसको अपना प्रीमियम खुद ही डिसाइड करेगा वो और उसके अकॉर्डिंग वो पे करेगा। और चौथा जो है कि लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो परिवार को दिया जाएगा जब सब्सक्राइबर की डेथ हो जाएगी, जिसने उसमें इनरोल किया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को वो पैसा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। नाउ ऑल एक नेगेटिव है, पहले तो 1 को निकालिए। ठीक है, 1 आपके लिए गलत है, क्योंकि जो लोग चाहेंगे वही उसका पार्ट बनेंगे, और जो उस दायरे में लाई करेंगे सब के सब उसका पार्ट कैसे बन सकते हैं, जबरदस्ती आप उसका हिस्सा थोड़ी बन जाइएगा। 1 को निकाल दीजिए पहले। ठीक है, अब आपको 2 तो करेक्ट है, यानी कि 2 आप पढ़ो नहीं पढ़ो ये तो सही होना है। अब या तो 4 सही होगा या तो 3 सही होगा। आ गए ना आसान एकदम करके। अब 50-50 पे वापस आप आ गए हो। अब अगेन हम बोले आपको कि 3 क्या बोल रहा है कि खुद से डिसाइड आप करोगे। अब ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, मतलब स्कीम भारत सरकार का है, डिसाइड आप करेंगे। आप कहीं पर्सनल तो प्लान ले नहीं रहे हैं, स्कीम भारत सरकार ने लाया है तो डिसाइड आप करोगे कि भारत सरकार को कितना पे करना है। डिसाइड तो खुद प्रधानमंत्री या उनके द्वारा जो मतलब कैबिनेट है वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए थर्ड जो है वो गलत है, और इसलिए आपका फोर्थ जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही पैसा दिया जाएगा ना जी, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसलिए 1 और 4 जो है जहां आपको दिखे उसको आपको लगा देना है, सॉरी 2 और 4 जो है जहां आपको दिखे उसको आपको लगा देना है कि ये करेक्ट है, और इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। वैसे आपको इन वीडियोस का मतलब इन स्कीम्स का लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, तो जा करके आप देखिएगा जरूर। और इसके साथ साथ आपने 20 क्वेश्चंस देख लिया है, आप लेक्चर्स भी चेकआउट करिएगा। लेकिन इन बीच अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी में डिसिप्लिन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको एक पाथ प्रॉपर नहीं दिख रहा है कि यूपीएससी का डेट कब आएगा, और एक एक्चुअली शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक फिक्स शेड्यूल के लिए, जो कि हमारे तरफ से अविजन इंस्टीट्यूट की तरफ से एक हमने प्लान लॉन्च करा है आप सबके लिए, आप उस शेड्यूल को जा करके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप गूगल क्रोम में जाना है आपको, और वहां पे आपको avision.co.in जो है वो आपको टाइप करना है। ठीक है, साथ साथ आपको ये जो वेबसाइट है ये आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अविजन। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको फिर क्या करना है, आपको लाइव क्लासेस का जो सेक्शन है वहां पे जाना है। और यहाँ पे आप जब लाइव क्लासेस के सेक्शन पे हम जाते हैं तो यहाँ लाइव क्लासेस के सेक्शन में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा यूपीएससी ईपीएफओ का, और यहाँ पे ईओ यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर, और जो अकाउंट्स ऑफिसर है, और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, दोनों ही पोस्ट आपको पहले से पता है, लेवल 8 लेवल 10, सैलरी 1 लाख प्लस यानी कि 6 डिजिट से भी ज्यादा। इसका लिए हमने डिटेल में कोर्स लॉन्च किया है 27 मार्च से, जो कि बहुत जल्द चालू हो रहा है। विलंब बगैर किए जल्द से जल्द कोशिश करिए कि जिनको भी असुविधा हो रही है, स्क्रैच से हम आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन कवर करा देंगे, जहां पे आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर होता नजर आएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो आप देखेंगे, ये आपको 100+ लाइव क्लासेस मिलेंगे, साथ साथ में 100+ मॉक टेस्ट्स जो कि रीसेंट पैटर्न पे, बिकॉज यूपीएससी का जो तरीका है, जो अभी हमने 20 क्वेश्चंस में देखा भी कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन टिप्स एंड ट्रिक्स लगा करके क्वेश्चन तक सही करके अपना एक सीट रिजर्व कर लेंगे। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट्स भी हैं 100 से ज्यादा। फिर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का ऐसे ही आपको एनालिसिस मिलेगा, जहां पे प्रीलिम्स में किस तरीके से सवाल आते हैं। इवन आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हम करेंगे, जहां पे आपका इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार किया जाएगा कि आप वहां पे भी बेहतरीन करके आइए।
और इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे कि आपका हम चेक करते रहें कि किस तरीके से आप डेली बेसिस पे प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखिए मेंटालिटी क्या होता है हम स्टूडेंट्स का कि जब तक हमारे ऊपर कोई चेक नहीं होता है तो हम पढ़ते नहीं है। मिल तो रहा है यार यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है, क्या फ्री का वैल्यू होता भी नहीं है, ठीक है। बेसिक चार्ज आपसे जो किया जा रहा है इसका वो लगभग लगभग 2500 से भी कम है, 2499। आप देखो कि आपका जो हम आपको बताएं सैलरी, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो टाइम दे रहे हो, ठीक है, आपने एक फॉर्म को फिल करा है और आपने जो टाइम अपना दे रहे हो, आप कीमती वक्त अपना जो दे रहे हो, और उसमें से अगर आप कुछ आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, ये मान करके कि नहीं मतलब कुछ कमियां खामियां हैं और आप उसको नहीं अगर इग्नोर कर रहे हो, बगैर देखे आप आगे बढ़ जा रहे हो, तो वो भी गलत है। इसी के लिए हमने आपके लिए एक्चुअली ये कोर्स आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक हेफ्टी प्राइस पे है, बट आपके लिए ही ये प्राइस कंटिन्यू है, और कोशिश करिए कि 27 से पहले जुड़ जाने के लिए, क्योंकि इसके लिए डिमांड भी है, तो हो सकता है कि हमें फिर प्राइस हाइक करना पड़ जाए। बट इन बिटवीन आप ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो, और बाकी भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस जो लिया जाएगा, बाकी भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, आप उनको खैर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब बेसिक जो बातें थी वो हमने आपको कवर करा दी हैं। कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आप ज्यादा जल्द से जल्द जुड़ करके, जैसे आपको यहाँ पे कोर्स का सिलेबस जो ड्यूरेशन है, किसी भी असिस्टेंस के लिए भी आप फोन कॉल कर सकते हैं, फ्री डेमो भी अवेलेबल है, आपको परचेज करना है, ये देखिए आपको वापस से आप देख सकते हैं कितने तरीके से डिटेल में लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल हम रखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आपको सिंसियरली पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप एकदम ईमानदारी से जुड़े रहें और बस सक्सेसफुल होना है। फिर आपको बाई नाउ के ऑप्शन में आप जाइएगा कोर्स को खरीदने के लिए, तो आपको एक फोन नंबर का आएगा जहां पे आपको जो नंबर से आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है उस नंबर को आपको वहां पे सेलेक्ट करना है, और फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, गूगल पे या फोन पे, और बाकी कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये सारा आपके सामने। और एक बार आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो एक्सेस है वो ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास में। और इसके अलावा फिर आप हमारे इस बैच का हिस्सा बन जाइएगा, जो कि कंप्लीट और फाउंडेशन बैच है, जिसके वन स्टॉप सोल्यूशन आप कह सकते हो उसको, क्योंकि ये लेने के बाद में आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी। सक्सेस के लिए आपको ये जो जिम्मेदारी होगी वो आपके जो एजुकेटर्स हैं, यहाँ पे जो मेंटर्स भी हैं, वो आपके लिए 100% कोशिश करेंगे कि आपको वो सक्सेस दिला सके। बस आप विश्वास दिखाइएगा और इस चीज को कोशिश करिएगा कि आप हमारे को भी इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए, और साथ साथ में बिल्कुल मिलते हैं फिर बाकी 21वें क्वेश्चन से जारी करने के लिए। चलिए यही बताना था आपसे, जो विशेष सूचना थी, तो उम्मीद करते हैं आप इसको देखेंगे, ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following facts pertaining to the NGT is not correct। देखा, इसीलिए आपको बोल रहे थे हर क्वेश्चन में लगातार 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करते आए जहां पे करेक्ट ही मिला। अभी आप सोचते अरे यार ठीक है हर बार तो करेक्ट ही आ रहा है, लेकिन 21st क्वेश्चन ने दिखा दिया कि नॉट भी लिखा आता है, जो आपको ऐसे ही आएगा और आप धड़ल्ले से पढ़ के निकल जाओगे। तो वो नोट आपको देखना होगा और सर्कल करना होगा कि भाई यहाँ पे जो गलत है ना वो मेरे को बताना है, जो सही है वो नहीं बताना है। और 4 ऑप्शंस हैं, आप पॉज कर लीजिए, ऑप्शंस को देख लीजिए और उसके बाद में हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। चलिए, तो जो पहला है वो कह रहा है कि एनजीटी जो है वो सेटअप करा गया था ईयर 2010 में। बिल्कुल सही है, एनजीटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 के एक्ट से लाया गया था, ठीक है। दूसरा, उसका पर्पस है इंश्योर करना इफेक्टिव और एक्सपेडिशियस, इफेक्टिव होना चाहिए और जल्दी केस को डिस्पोज किया जा सके, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से या फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ हो और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज से। तो पढ़ के पॉजिटिविटी लगा ना, नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ग्रीन नाम में ही है, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण को संरक्षण देने से जुड़ा होगा और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने से जुड़ा होगा, तो दूसरा तो करेक्ट होगा। तीसरा है कि इट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, चलो हमको नहीं पता ये। चौथा कह रहा है इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आप कुछ समझ आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो एक यही सही होगा या तो यही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा। और जब भी आप यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आप देखो, आप तुरंत चौकन्ने हो जाओ कि भाई आंसर मिल गया, इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में आंसर इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। तो उस केस में आप देखोगे कि ये करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो गलत है वो ये है, क्योंकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे एनजीटी काम नहीं करता है, एनजीटी नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जो एनजीटी है वो नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आप 50-50 का रेशियो यहाँ तक भी पहुंच गए थे और अपने आंसर तक भी आप पहुंच गए होंगे, और होप्स हो कि आपका एनजीटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 3 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं,
और उसके अलावा फिर ये यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप देखोगे तो 22 जो है भारत सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन का। ये हमने डेली करंट अफेयर्स में बहुत सिंसियरली कवर किया है। अगर आप लगातार 2 महीने से करंट अफेयर्स जो हमारा चल रहा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट और एक क्वालिटी कंटेंट, जो कि आई ऑलरेडी सेड यू कि उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, इंक्लूडिंग स्टैटिक हम वहां कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने उसको फॉलो किया है तो ये आप बहुत आसानी से इसको सही कर ले जाओगे। इंडिया सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन का, करेक्ट है, बिल्कुल है। रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम मनाते हैं 2 फेब को, क्योंकि उसी दिन ये रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था ईरान के शहर में 2 फेब 1971। उसको 50 साल से ज्यादा हो चुका है और भारत फाउंडिंग मेंबर भी है और ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने से जुड़ा हुआ है। करंटली भारत में 76 रामसर साइट्स हैं। नाउ ये गलत है, करंटली भारत में 75 रामसर साइट्स है, वो भी अब है एट प्रेजेंट। अब आप समझो ये क्वेश्चन तो 2015 का है, लेकिन करंटली 75 रामसर साइट्स हैं, तो यानी कि ये गलत हो जाता है। और जैसा कि आपको हम बोले थे कि नंबर जब भी दिया हो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए। वहां पे हमने देखा नंबर गलत था, यहाँ पे भी नंबर गलत है मैक्सिमम केसेस में। तो अगर आप 3 को निकालते हो, आपका ये निकल जाएगा, आपका ये निकल जाएगा। और जैसा कि आपको बताया कि 1 और 2 करेक्ट है, तो ये भी खत्म हो जाता है। तो आप आंसर तक पहुंच गए और आई होप कि आपको ये समझ भी आ गया। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो तमिलनाडु में है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए भारत से। नेक्स्ट हम आते हैं 23 पे। इनमें से कौन सा, अगेन ये देखिए, नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो करेक्ट इनकरेक्ट दोनों पूछा जाएगा। इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, कौन इसमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, आपको वो बताना है, ठीक है। आप पॉज कर लीजिए और आराम से अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज लॉर्ड वेवल, ठीक है। वेवल जो है वो नहीं है, क्योंकि PAC एक्चुअली ऐसे आप याद रख सकते हो कि जैसे अभी डिसइन्वेस्टमेंट का हमने लिखा था PAC, तो वैसे यहाँ पे भी PAC आपको देखने को मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है वो मतलब पैक्स करके या कुछ भी आप याद कर लो, तो पैथिक लॉरेंस हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, AV अलेक्जेंडर हैं, लेकिन वेवल नहीं है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements about the situation in the रैयतवाड़ी areas is correct? तो आप जो कल्टीवेशन सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको जमींदारी भी बोलते हैं, फिर रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, वो सब जो है उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो रैयतवाड़ी एरियाज क्या है, आप इसको 4 ऑप्शंस को पहले देख लो और इसके अलावा इसी में से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। आपको इसमें से ही बताना है कि करेक्ट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है। चलिए, आपने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, बिकॉज ये बोल रहा है कि लैंड लॉर्डिज्म वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। देखिए, रैयतवाड़ी जो था वो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो के द्वारा लाया गया था 1829 के आसपास में, और वो आपका मद्रास, बॉम्बे और कुछ हद तक बंगाल का जो रीजन था उसको कवर करता था, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज को कवर करता था। तो रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि जो जमींदार वाला कॉन्सेप्ट था परमानेंट में, कि जमींदार जो है वो ओनर होंगे लैंड के, वो यहाँ नहीं था। यहाँ पे जो किसान थे वो खुद ही अपना ओनर थे और हर 20 से 30 साल पे अपडेट किया जाता था कि जो टैक्सेशन सिस्टम होगा उसको, जैसा भी लैंड का साइज होगा, लैंड का प्रोडक्टिविटी होगा, उसके हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। तो लैंड लॉर्डिज्म का मतलब क्या होता है कि जमींदारी किस्म का ही, तो जमींदारी को तो खत्म कर दिया गया ना जी। अभी यहाँ फार्मर्स ही अपने ओनर्स थे, तो इसलिए लैंड लॉर्डिज्म जो है वो इराडिकेट हो गया था। बाकी के तीनों जो है वो गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा फाउंडर है स्वतंत्र पार्टी का, आप अपना आंसर पहले बता दीजिए। ओके, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी, राजा गोपालाचारी। तो ये जो है वो स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं, राजा गोपालाचारी। तो डायरेक्ट सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से अगेन आई सेड कि फाउंडिंग मेंबर्स पे पूछा जाता है, तो राजा गोपालाचारी जो है वो फाउंडर माने जाते हैं। अब अगला सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है, कौन से रिवर पे लोकेटेड है, काफी न्यूज में है, राम मंदिर के वजह से भी तो क्वेश्चन फिर से आ सकता है। इस बार काशी विश्वनाथ टेम्पल भी काफी न्यूज में है, ज्ञान वापी मॉस्क की वजह से, हमने उसको भी कवर किया है डेली करंट अफेयर्स में, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए पहले। और अयोध्या जैसा कि आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे आपको लोकेटेड मिल जाएगा, यानी कि सी जो है वो डायरेक्ट आंसर इसका होगा। यमुना आपको पता है वो दिल्ली के आसपास उधर चला जाएगा, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ये नहीं होगा। फाल्गु आपको पता है ये गया का रीजन है, बिहार, उधर भी नहीं होगा। गंगा कुछ हद तक वाराणसी वगैरह से फिर वो निकल जाता है, तो अयोध्या एग्जैक्टली सरयू रिवर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल भी आते हैं
इसको भी आपको सॉल्व करना है। और इसीलिए हम बोले कि जैसे अभी हमने कल में करा है करंट अफेयर्स में कि पेनायार रिवर जो है वो कौन से शहर उस पे लोकेटेड है, आप बताइएगा जरूर। पेनायार रिवर जो है उस पे कौन सा प्रमुख शहर लोकेटेड है। चलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या बेंगलुरु। कौन सा शहर पे पेनायार रिवर लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खिलाफत कमिटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एट। ये कहां पे मीटिंग हुआ था, जहां पे खिलाफत कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी के सजेशन को कि नॉन वायलेंट होगा, नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट होगा। और ये इलाहाबाद में 1920 में 1920 में इलाहाबाद में सेशन हुआ था, जहां पे ये एक्चुअली डायरेक्ट है। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं है। ये आता है तो ठीक है, वरना आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जब चारों नया है तो आपको नहीं आता है तो स्किप करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ 60% से ज्यादा है मानते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए। जहां आपका गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है वहां क्यों रिस्क लेना है। वेल नॉलेज के लिए ये इलाहाबाद करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, और ये भी करेक्ट ही पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये भी पहला क्वेश्चन की तरह ही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। और बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखोगे तो 2, 3 एंड 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। कॉटन बूम इन इंडिया आप देखोगे तो बेसिकली कॉटन बूम जो है भारत में वो 1860 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 1860s वो टाइम पीरियड है जहां पे कॉटन जो है वो बूम कर जाता है भारत में। और इसके अलावा फिर आप देखोगे सिविल वॉर अमेरिका में, तो सिविल वॉर जो अमेरिका में है वो भी इससे काफी रिलेटेबल ही है। ये अगर आप 1860 आप देख रहे हो तो सिविल वॉर जो है वो 1861 के आसपास से चालू हुआ था, जो कि 65 तक गया था। और फिर डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 1870 के आसपास का है। मतलब तीनों ही लाइन से हैं, लेकिन वो तीनों जो लाइन से हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ इसी तरीके से सवाल आए थे। तो ये सवाल डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, एकदम आसान तो नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम सीखेंगे यहाँ पे सब कुछ। तो 2 यानी कि कॉटन बूम इन इंडिया, 3 यानी कि सिविल वॉर इन अमेरिका, और फिर डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अपार्थाइड। कितना आसान सवाल। रंगभेद की नीति पढ़ा होगा, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी के साथ में, खुद महात्मा गांधी के साथ में। तो यहाँ पे तो बगैर सोचे अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, यानी कि जो रंग को लेकर के सेग्रीगेशन किया जाता है उसी को अपार्थाइड जो है वो कहते हैं। मतलब और तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट एकदम आता है, फटाक से आंसर पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि बिसाइड्स द रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स व्हाट आर द अदर प्रोस्पेक्ट्स फॉर व्हिच प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। चलो पेस्ट से तो बचाने के लिए तो हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। पहला जो है वो कह रहा है कि ड्रॉट को मैनेज करना, ठीक है। तो जीएम क्रॉप्स होंगे तो ड्रॉट को झेल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाना। तीसरा कि उसको ग्रो करना, और फोटोसिंथेसिस जो होगा वो इवन स्पेस शिप्स और स्पेस स्टेशंस पे भी कंडक्ट करना। और इसके अलावा उसके शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाना। तो ये 4 आपको बेसिकली पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और ये ऑप्शंस हैं। वेल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 1, 2, 3 एंड 4 है, क्योंकि हम इसीलिए जीएम क्रॉप्स को बात कर रहे हैं कि ये चारों एक्चुअली वो ऐसा क्रॉप है जो हर चीज को झेल जाएगा। तो ड्रॉट को भी झेल जाएगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ाएगा, शेल्फ लाइफ भी उसका बढ़ेगा, और वो स्पेस शिप्स और स्पेस स्टेशन पे भी उगाया जा सकेगा। जब भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो पॉजिटिव लग रहा है तो चारों करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने इस लेक्चर से काफी ज्यादा कुछ सीखा होगा। ये 30 क्वेश्चंस आपको बहुत नए तरीके से डाइवर्सिटी के साथ मिले होंगे, जहां पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल सिक्योरिटी, हर तरीके से करंट के कुछ क्वेश्चंस, रैमसर वगैरह, एनवायरनमेंट, तो ये सबसे आपको कहीं ना कहीं साइंस के भी क्वेश्चंस, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से होगा और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। ये भी आकलन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तैयारी इन लाइन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को ग्रास्प करिए और उसको नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन की है। मार्क्स क्या आता है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 4 महीना झोंक देना है पूरी तैयारी में, पूरी ताकत के साथ में, और बिल्कुल सफलता प्राप्त करना है और अपना सक्सेस लिस्ट में नाम लाना है, ठीक है। तो फर्दर अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है, हमारे इतने एफर्ट क्वेश्चंस को निकालना, छांटना, उसके आंसर्स को देखना, जेन्युइन क्वेश्चंस लाना आप तक, इसके लिए एफर्ट जाता है।
अगर आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो तो उसके लिए एक लाइक का बटन दबा देना मेरे भाई, उसमें कुछ जाता नहीं है आपका। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसा कि हमने कहा कि हमारा इस पे लेक्चर्स आपको डेली मिल रहा है ईपीएफओ का। जो आपने देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है जाकर के चेकआउट करिएगा, और आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों को सबको शेयर करिएगा कि ये चैनल जो है वो बहुत आपको सपोर्ट कर रहा है। और जो भी आपको डाउट लगे जेन्युइन, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो भी फीडबैक रहा है आप साझा कर सकते हैं, आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं, और आपको कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है या क्या चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।